तो कहानी की शुरुआत दो कपल को दिखाते हुए होती है। ये कपल जो अभी एक सफर पर निकले हुए हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जिस सफर पर वो अभी है उसका कोई अंत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सारा, जो कि हेनरी की होने वाली पत्नी है, आज वो उसे अपने पिता के घर छोड़ने के लिए जा रहा है, जो लॉस वेगस में है। ज्यादा समय साथ में बिताने के लिए इन लोगों ने ड्राइव करके जाने का सोचा, जिससे कि एक दूसरे को और ज्यादा जान पाएंगे। बातें करते करते ये सफर का मजा ले रहे हैं, लेकिन तभी इनकी कार से कुछ टकरा जाता है, जिससे कार सड़क से उतरकर नीचे आ जाती है। हेनरी बाहर उतरकर देखने के लिए जाता है कि कौन सा जानवर है वो जो उनसे टकराया है, पर वहां तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और सारे टायर्स भी ठीक है, तो ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है कि कुछ टकराया है। पर इन्हें क्यों महसूस हुआ ये? खैर, बात को इग्नोर करके ये आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा कोई वहम हो। दूर आगे जाने पर हेनरी ने गौर किया तो एक ब्लैक मस्टैंग उनका पीछा कर रही है और काफी तेजी से करीब भी आ रही है। इस बारे में उसने सारा को भी बताया। उसने कहा कि हो सकता है कि कोई शैतान बच्चा हो जो रेस लगाना चाह रहा है, तुम भी अपनी स्पीड तेज कर दो। तो हेनरी ने वही किया, उसने भी अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तब उसने उसे आगे जाने का इंडिकेटर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसके पीछे ही रहने के लिए आया था। इस चीज को देखकर अब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी इनके रास्ते में एक गैस स्टेशन पड़ता है, तो ये फौरन उसी पर कार को रोक देते हैं, जिससे वो ब्लैक मस्टैंग आगे निकल जाती है। हालांकि सारा यहाँ नहीं रुकना चाहती, क्योंकि उसे जल्दी से अपने पिता के पास पहुंचना था, लेकिन हेनरी कहता है कि अब वो यहाँ रुक ही गए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे। सारा ने भी उसी बात को मान लिया और दोनों अंदर बैठ गए। बातों के दौरान हेनरी ने सारा से कहा, क्या उसे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं शादी को लेकर? मेरा मतलब ये है, अभी तुम्हारे पिता की तबीयत भी खराब है, तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। पर सारा को उसकी ये कही बात मिर्ची जैसी लगती है, क्योंकि उसे अब जल्दी से शादी करनी थी। बात बिगड़ ना जाए उससे पहले वहां पर वेट्रेस आ जाती है, तो हेनरी कहता है कि हाँ, हमें बस पानी दे दो, बाकी ऑर्डर हम थोड़ी देर में करेंगे। वो उन्हें एक वाटर बोतल दे देती है और साथ में कुछ सिक्के भी, जिनके बारे में पूछने पर पता चला यहाँ का एक रिवाज, ताकि कस्टमर को उन सिक्कों से उस मशीन में डालकर अपना पसंदीदा गाना बजा सके। अब जब वो वेट्रेस जा रही थी तो उसने जाते जाते ये कहा, जो मौका मिल रहा है उसे इस्तेमाल करो, वैसे भी यहाँ पर जिंदा लोग बहुत ही कम आते हैं। अब हेनरी ने इस बात को लगता है सुना नहीं, लेकिन हमने सुन लिया। इससे ये पता चलता है इस कैफे का इस कहानी से काफी गहरा रिश्ता है, लेकिन कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब हेनरी कॉइन लेकर मशीन के पास चला गया और खुद का गाना बजाने लगा। लेकिन इसी बीच हम कैफे के बाहर उसी मस्टैंग को खड़ा देख पाते हैं, उसमें भी सेम वही गाना बज रहा है। अंदर सारा ने कैली को बताया ये गाना खुद हेनरी ने ही गाया है, जो सुनने के बाद वो काफी तारीफ करती है। अब दोनों ही कुछ खाना वगैरह पैक करवा लेते हैं और वहां से निकलते हैं, क्योंकि सफर बहुत लंबा था, उन्हें जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वरना अंधेरा हो जाएगा। इस बार ये कार सारा ड्राइव कर रही थी, उसकी पूरी नजर सड़क पर थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से उनकी कार के नीचे कुछ आ जाता है और ये जानने के बाद उन दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सारा का कहना था, उसकी नजर एकदम पैनी थी कि रोड पर उसने देखा है कि कोई भी नहीं आया। तो हैंडी जाकर देखता है, शायद इस बार ही कुछ आ गया हो। उधर कैफे में हम ओनर को देखते हैं, जिसके पास कैली आकर बताती है अभी अभी वो दोनों गए हैं यहाँ से, क्या उनके साथ भी वही करना है? तो पास बैठी एक लड़की ने कहा, उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। पर ओनर कहता है कि हाँ, उस लड़की के हाथ में हम चोट और आंखों में आंसू देखते हैं, जो ये साफ दर्शा रहा है कि जरूर किसी बड़ी दुविधा से वो जूझ रही है, लेकिन वो क्या बात हो सकती है ये हमें नहीं पता। खैर, वहां हम बीच सड़क पर दोनों आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इस चीज से अब तंग आ चुके हैं और अब इससे सारा भी इरिटेट हो गई है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उसी जगह वापस आ जा रहे हैं जहां पहली बार रुके थे। लेकिन हेनरी उसकी बात को नहीं मानता, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। इतनी में सारा की नजर पीछे खड़ी उसी ब्लैक कार पर पड़ती है। ये देख हेनरी फौरन उससे चाबी मांगता है, लेकिन सारा इस बार भागने की बजाय उसका सामना करने जाती है। पास जाकर शीशा नीचे करने को कहती है। जब उसने कार के अंदर बैठे शख्स को देखा तो उसकी हालत टाइट हो गई, क्योंकि उसमें एक शैतान जैसा दिखने वाला शख्स बैठा था, जिसे देखने के बाद सारा फौरन कार में आई और तेज रफ्तार से उसे भगाने लगी, जैसे मानो वो रेस में है। लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि उनकी कार का फ्यूल खत्म हो चुका है, पर वो रुक नहीं सकते, इसीलिए उसने फिर से उसी कैफे के सामने खुद की कार को खड़ा किया, जिससे वो काली मस्तांग फिर से वहां से निकल गई। अंदर जाते ही सारा ने फौरन कैली से कहा, क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं? उसने कहा कि हाँ, जरूर करिए। बाहर जाकर उसने फौरन पुलिस को कॉल किया, बताया कि उनके पीछे एक कार बहुत देर से पीछा कर रही है, उसके अंदर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी है। तो उन्होंने कहा कि किस जगह पर वो है, अभी वहां आने में उन्हें कुछ घंटे लग जाएंगे, इसीलिए अभी वो जहां पर हैं वहीं रुके रहें। इस दौरान हमारे सामने एक खुलासा होता है, जो फोन कॉल उसने किया वो पुलिस को नहीं बल्कि जॉन को लगता है, इसी कैफे का ओनर। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसका कोई खास मकसद है? इन्होंने फिर से कैली से कॉइन मांगा, लेकिन इस बार ही उसने वो देने से इनकार कर दिया,
क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो पास बैठी रूबिका ने कहा, रुको, मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ अपनी कार से। तभी अंदर से जॉन आया और उसे बाहर जाने से रोक लिया। उसे देख हेनरी ने अब सारे हालात उससे शेयर किए और कहा कि सड़क पर कोई सन की आदमी हमारा बहुत देर से पीछा कर रहा है। उसने बोला कि हो सकता है कि वो पागल होगा जो तुम लोगों को परेशान कर रहा है। तो हेनरी उस पर ही भड़क जाता है, आपको मजाक लग रहा है, यहाँ वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो ऑनर उसे शांत रहने को कहता है, यहाँ तक कि उन्हें यहाँ पर ठहरने की इजाजत भी दे देता है और कहता है कि यहाँ आप अकेले नहीं हैं, हम भी आप लोगों के साथ हैं, इसीलिए डरिए मत, आप सेफ हैं। हेनरी पूछता है कि हम यहाँ दोबारा कैसे आ गए। उसने बताया कि आगे जाकर एक लूप है, हो सकता है कि आप उसमें चले गए हो और इसीलिए वापस यहाँ आ गए। इतनी में सारा बाहर आई और बताया उसने पुलिस को कॉल कर दी, वो कुछ घंटे में हम तक पहुंच जाएंगे। ये उन्हें वहीं बैठा देते हैं और रूबिका के बारे में बताता है कि ये हमारी डेली की कस्टमर है, पर इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, हमें अब आदत हो गई है, आपको भी हो जाएगी। इतना कहकर वो सारा को एक कॉइन देता है जिसे लेकर वह अपने डैड को कॉल करने के लिए चली जाती है। अब कॉल तो लग जाती है, पर उसके डैड दूसरी तरफ से बस इतना ही बोल पाते हैं कि वह यहीं उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इससे आगे वह कुछ सुन पाती कि तभी वहां पीछे से शोर बहुत आ रहा था। इस दौरान हम जॉन को देखते हैं जो रूबिका को कैफे के पीछे बने होटल रूम नंबर 17 के सामने ले जाकर खड़ा करता है, लेकिन रूबिका अभी कहती है वह तैयार नहीं है। पर जॉन का कहना था कि वह जितना विरोध करेगी उसके लिए चीजें उतनी ही ज्यादा डरावनी हो जाएंगी। पर वह रोते हुए बस यही कहती है, तुम जिस जानवर को खाना खिला रहे हो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। पर जॉन उसकी एक नहीं सुना और फेंक दिया। रूम नंबर 17 में दोनों का खाना पीना हो चुका है, इसीलिए अब इनके पास मार्क आकर बिल रख देता है। पर तभी जॉन आकर उस बिल को अपने पास रख लेता है और कहा कि आज का खाना इनके लिए मुफ्त है। दरअसल उस बिल पर रण लिखा था, यानी कि मार्क भी उस सच्चाई को जानता है जो कि अब इनके साथ होने वाली है। सारा को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि जब से वह यहाँ बैठे हैं बाहर धूप ही नहीं निकली, ऐसा लग रहा है कि मानो समय रुक गया हो। तो हेनरी कहता है, शायद हमें थोड़ा आराम की जरूरत है, सुबह से कुछ ना कुछ हमारे साथ हो रहा है। इतने में जॉन आकर बताता है कि इन लोगों का कमरा तैयार हो गया है, वह जाकर आराम कर ले। दोनों ही खड़े हो गए, उसके पीछे पीछे जाने लगे। बीच में सारा ने उससे पूछा कि आपको और भी लोगों से उस काली कार की शिकायत मिली है। जॉन ने कहा कि तुम खामख्वाह चिंता में हो, उसे भूल जाओ, चलो कमरे में आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ सारा को फिर से कुछ अजीब लगता है। जॉन को उसका नाम कैसे पता? हेनरी तो उसे बेबी कहकर पुकारता है हमेशा। तभी उसकी नजर साइड वाले रूम पर पड़ी जिसके अंदर उसे किसी लड़की का चेहरा दिखाई दिया जो शायद मदद की गुहार लगा रही थी। ये चीज वो हेनरी को भी दिखाती है, दोनों को भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहीं जॉन बार बार उसे कह रहा होता है कि आप रूम में आ जाओ, बाहर मत खड़े रहो, जिससे अब इन्हें समझ में आ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए दोनों ही फौरन कार लेकर फरार हो गए। हालांकि जॉन ने पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाया। मार्क और कैली ने बाहर आकर पूछा कि बॉस क्या हुआ। जॉन ने गुस्से में कहा कि अगर वो दोनों बच गए तो तुम दोनों की खैर नहीं है। तो कैली कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर बॉस इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह पहले ही मर चुकी है, इसीलिए अब उनकी मदद करके कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे वही काले कपड़े वाला आदमी दिखाई देता है जिसके बारे में वह हेनरी को भी बताती है। यह वही शख्स है जिसे मैंने उस काली कार में देखा था, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हेनरी ने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा शिकार हो रहा है और यह चीज उस कैफे ऑनर को भी अच्छे से पता है, लेकिन उसने हमारी मदद करने के बजाय हमारा फायदा उठाने का सोचा। दूसरी तरफ मार्क जाकर रूबिका के कमरे से उसके सामानों को बाहर लाता है क्योंकि वह इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब मार्क उसके सामानों को देखता है तो उसे अपने इस काम पर घिन आने लगती है। उसकी आत्मा अब उसे इस काम को और करने की इजाजत नहीं दे रही थी। वह जाकर बॉस से मिला और कहता है कि उसे काम यहीं रोक देना चाहिए, पर जॉन का कहना था उनका यही काम है और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। उधर वह दोनों अपनी कार को भगाए जा रहे हैं, तभी सारा के फोन पर उसके डैड की कॉल आती है। जब उसने उसे उठाया उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जॉन की कार के रेडियो में भी सुना दे रही है और ये चीज दोनों को और अजीब लगती है। एक बारी फिर से उनके कार के नीचे कुछ आता है, लेकिन इस बारी वो रुकते नहीं बल्कि स्पीड को और तेज करते हैं। तभी उनके पीछे एक बारी फिर से वही काली मस्टैग आती है, तो उन्होंने कार को और तेज कर दिया। बस भागे जा रहे हैं ये दोनों। कुछ दूर जाने पर इन्हें फिर से वही कैफे दिखा जिसके बाहर ये तीनों खड़े थे। ये सब कुछ देख रहे थे, जिस दौरान मार्क ने कहा कि उसे लगता है कि ये लोग बच जाएंगे क्योंकि इस बार इन्होंने हिम्मत दिखाई है, पर जॉन को ऐसा नहीं लगता। खैर, अचानक सारा ने ब्रेक लगा दी जिससे वो काली मस्तान आगे चली गई। इन्होंने कार को मोड़ दिया, फिर दूसरी साइड जाने लगे। कुछ समय के बाद जब पीछे देखा तो वहां वो कार नहीं थी। इसी बीच हेनरी गौर करता है कि जब से वो निकले हैं तब से एक ही टाइम हो रहा है, पर सच्चाई में वो कई घंटे से इस कार को ड्राइव कर रहे हैं। कहीं हम समय के लूप में तो नहीं फंस गए? पर दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्हें बस किसी तरह करके इस जगह से बाहर जाना था, पर सारा को नहीं लगता
ऐसा कुछ होगा क्योंकि पिछले 3 घंटे से एक सड़क पर वो गाड़ी चला ही जा रहे हैं। हालांकि इस बारी तो उनके रास्ते में ना ही कोई कैफे आया और ना ही कोई काली कार, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक रूट पर हैं। पर हेनरी का कहना है वो सही है, बस उन्हें कार की स्पीड को मेंटेन रखना है। इसलिए दोनों ही बारी बारी करके ड्राइविंग सीट चेंज करते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन फिर से कुछ घंटे बाद सारा ने हेनरी को नींद से जगाया। कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस सड़क से हजारों दफा गुजर चुके हैं। हेनरी ने नोटिस किया उनका फ्यूल टैंक एक ही जगह पर अटक चुका है। उसे अब लगने लगा है कि जरूर ये कोई लूप है जो उन्हीं लोगों ने बनाया है और इसीलिए हमें इसे तोड़ना होगा। ये सड़क पर रहकर नहीं टूटेगा, बल्कि हमें इसे रेगिस्तान में उतरना पड़ेगा और पैदल ही आगे जाना होगा, तभी कुछ हल निकलेगा इस परेशानी का। पर सारा उसके आइडिया से खुश नहीं थी क्योंकि इस गर्मी में वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। हेनरी उसे मना लेता और वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा, बस उसके ऊपर उसे भरोसा रखना होगा। इतना कहकर अब दोनों ही कार से उतर जाते हैं और पैदल ही चलना शुरू करते हैं, जो कि अभी तक का इनका का सबसे घटिया और वाहियात फैसला था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ देर में दिख जाएगा। कैफे में कैली मार्क से कहती है हमें उन्हें बचाना चाहिए। मुझे उन दोनों की नहीं बल्कि सारा के पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र है। यानी कि दोस्तों, सारा प्रेग्नेंट है। तो मार्क कहता है कि उसने कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारा और हेनरी बातें करते करते काफी दूर आ चुके हैं। तभी अचानक उनके सामने एक पलटी हुई कार दिखती है जिस पर खून के निशान थे। जब ये उसके करीब गए तो इन्हें समझ में आ गया कि ये तो उनकी ही कार है। जो देख हेनरी ने कहा कि हम इस लूप में मर चुके हैं, और ये सुनकर सारा फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। जो सब कुछ दूर खड़ा वही काले कपड़े वाला आदमी देख रहा था। ये सब हेनरी से देखा नहीं जाता। वो गुस्से में जाकर उससे लड़ने लगा, पर उसने उसे घायल कर दिया। जो देख दोनों वापस उसी रास्ते पर भाग आए जहां से आए थे और जाकर अपनी सही सलामत कार में बैठ गए। इस बारी सारा ड्राइव करती है, तेज रफ्तार में भगाती है, पर अभी भी उनके पीछे वो कार लगी थी। एक बारी फिर से उनके रास्ते में वही कैफे आता है, पर वो रुके नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा आया, फिर तीसरी बार आया तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। जो देख सारा समझ गई कि ये लूप तेजी से छोटा होता जा रहा है और एक तरफ हेनरी की हालत अब खराब होती जा रही है। उसे फौरन मेडिकल की जरूरत है, इसीलिए इस बार वो कैफे में रुक जाते हैं। सारा हेनरी को फौरन अंदर ले गई। वहां खड़ी केली से पूछने लगी जॉन कहाँ है। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। वहां जॉन उसी काली कार को देख रहा था जब सारा उसके पास गई। उसे उदास देखकर वो समझ गई कि अब समय आ चुका है उसे सब कुछ सच बताने का। उसने कहा कि तुम लोगों का असल में एक्सीडेंट हो चुका है और अभी भी तुम वहीं लहूलुहान पड़े हो। जो सारा मेरे सामने खड़ी है वो कोई और नहीं, दरअसल ये जगह तुम्हारी और मेरी दुनिया के बीच में है, जहां उन लोगों का हिसाब किताब होता है जो ऐसे रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हम लोग उनकी मदद करते हैं, उन्हें आखिरी बार उनकी पसंद का खाना खिलाते हैं, फिर एक अच्छी नींद के लिए जगह भी देते हैं। तो सारा ने पूछा क्या वो फिर काले कपड़े वाला इंसान हमें लेने के लिए आया। उसने कहा कि हाँ, वो तुम लोगों की मदद के लिए ही आया है यहाँ पे। सारा के चेहरे का रंग उतर गया। जो देख जॉन ने बताया कि अभी तुम्हारे पास एक चांस है क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है और हेनरी भी जिंदा है। इतने में हेनरी को होश आ गया, जो केली से पूछता है क्या वो मर चुका है। उसने कहा कि नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे तुम मर जरूर रहे हो। उधर जॉन सारा को बताता है कि हमारे ऊपर वो काले कपड़े वाला दबाव डाल रहा है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ तुम दोनों को ले जाने की बात हुई थी, न कि तुम्हारे बच्चे को। वो भी जिंदा है। अगर इस दुनिया में वो आया भी तो तुम्हारे बिना क्या करेगा। इसीलिए तुम्हारे पास अभी एक मौका है खुद को और अपने पति को बचाने का। इतने में वहां पर मार्क आ जाता है जो उससे सारा की कार की चाबियां मांगता है, जो कि जॉन उसके हाथ से छीनकर उसे दे देता है। फिर जॉन जाकर अपने बॉस से बात करता है और बताता है कि हमारे बीच सिर्फ उन दोनों की बात हुई थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा है और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। जॉन ने मार्क को एक इशारा किया जो कार लेकर निकल गया। ये देख काले कपड़े वाला आदमी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो भी मार्क के पीछे पड़ गया। लेकिन अचानक मार्क ने कार को घुमा दिया और उसकी तरफ तेजी से आने लगा। दोनों की टक्कर होना तय है, लेकिन मार्क को पता था कि अगर ये जिंदा रहा तो वो दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वो पूरी स्पीड से कार को ठोकर मारता है, जिससे वो काले कपड़े वाला आदमी मर जाता है और मार्क की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। असल में दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है सारा और हेनरी का पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से मरे नहीं। उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं, इसीलिए उनकी आत्मा यहीं इसी लूप में आसपास भटक रही है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि सारा के पेट में बच्चा है तो उन्होंने उसे ले जाने का एक मौका दिया। उस काले कपड़े वालों को ही मार दिया, यानी कि जो ले जाने वाला आया था वो नहीं रहा। और हाँ, जो कैफे के पीछे होटल था वहां इन लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई जाती है। मतलब कि ये होटल, ये कैफे
इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का रास्ता है तो यही, पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।